Stories with Sajjad. जैक जब गली में दाखिल हुआ तो इसके कदम बहुत तेजी से उठ रहे थे। चलते चलते इसने अपनी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। रात के 11 बज रहे थे। स्ट्रीट लाइट रोशन होने की वजह से गली में अच्छी खासी रोशनी थी। जैक एक अनजाने खौफ के तहत अपने चारों तरफ नजरें घुमाता जा रहा था। ऐसे में वो जब नीचे देखता तो इसके तेजी से बढ़ते हुए कदम मजीद तेज हो जाते। हालांकि गली में इसके अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन वो इस तरह आगे पीछे देख रहा था जैसे कोई नजर न आने वाला वजूद इसके बहुत करीब चल रहा हो और वो अनदेखी ताकत इसे नुकसान पहुंचाने वाली हो। गली के मोड़ पर पहुंचकर जैक अपने फ्लैट में दाखिल हो गया। जैक ने कमरे में दाखिल होने के साथ ही लाइट ऑन कर ली। वो बुरी तरह पसीने में शराबूर था। इसकी सांसें भी दुखनी की तरह चल रही थीं। इसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और मुंह से लगाकर घटाघट पानी पीना शुरू हो गया और उस वक्त तक बोतल को मुंह से लगाए रखा जब तक कि पानी ख़त्म ना हो गया। इसके बाद इसने बोतल फ्रिज में रखी, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद की और लाइट ऑफ करके बिस्तर पर ढेर हो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक चीख मारकर जैक उठ बैठा। इसकी हालत पहले से भी बदतर थी। इसे अपने अंदर अजीब सी खलबलाहट महसूस हो रही थी और ऊपर से वो डरावना ख्वाब जो इसने अभी अभी देखा। इसका बस चलता तो बाहर भाग जाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे जकड़ा हुआ हो। वो रात इसने डरते और अपने अंदर होने वाली अजीब किस्म की खलबलाहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आंखों में ही गुजार दी। सुबह सुबह बगैर नाश्ते किए जैक घर से निकल पड़ा। जैक, तुम खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? सज्जाद, जो कि दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, अपने दोस्त जैक को इस वक्त देखकर हैरानगी से बोला, सज्जाद, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरी मदद करो। जैक गड़गड़ाने के अंदाज में बोल रहा था। क्या हुआ, बताओ तो सही, सज्जाद ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा और पानी का गिलास भर के जैक की तरफ बढ़ा दिया। जैक ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और सज्जाद से मुखातिब हुआ, सज्जाद, न जाने पिछले 3-4 दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी मुझे महसूस होता है जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा वजूद है, जिसकी वजह से मैं बाज़ औक़ात कोई भी काम नहीं कर सकता और फिर कई काम गैर इरादी तौर पर कर जाता हूँ। मैं इसे अपना वहम ही समझता, लेकिन जैक का एक मर्तबा फिर सांस चढ़ गया और दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक तेज हो गई। सज्जाद ने एक मर्तबा फिर इसे पानी पिलाया और बात जारी रखने का कहा। बात यह है कि मेरा एक नहीं बल्कि 2 साए बनते हैं और दूसरे साए की सुबैया मुझसे कतई मुख्तलिफ है। इस साए से मुझे बहुत खौफ आता है, वो मुझे मार डालेगा। कभी ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ में तलवार है, कभी ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ में फंदा है, और ये सब कुछ मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। एक भयानक हकीकत में सोता हूँ तो ख्वाब में वही साया नजर आता है जो कभी मेरा गला दबा रहा होता है, कभी तलवार लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे खून का प्यासा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। जैक की जबान ने इससे आगे का साथ न दिया। जैक को चुप देखकर सज्जाद बोला, देखो जैक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। ये सिर्फ दिमाग का खलल है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी एक नफ्सियाती मसला है। यानी जब दिमाग लाशऊरी तौर पर थक जाता है तो ऐसा होता है। तुम बेफिक्र रहो, मेरे मरहूम वालिद के एक दोस्त बहुत अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर हैं। आज हम इनके पास जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक जानता था कि ये एक नफ्सियाती मसला नहीं है, बल्कि ये तो सब कुछ हकीकत है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। इसने भी हामी भर ली। डॉक्टर ज़ुहैब, ये है मेरे दोस्त, मैंने आपको फ़ोन करके बताया था, सज्जाद ने जैक की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा। जैक, गालिबन यही नाम है इनका। डॉक्टर ने जैक की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक चाही। जी डॉक्टर, जैक ने मसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। डॉक्टर ने मसाफे करके इन दोनों को बैठने का इशारा किया। चंद मिनट डॉक्टर ने सज्जाद से रस्मी बातें की और फिर जैक की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी, तो आप ज़रा अपने मसले के बारे में बताएं।
जैक ने वही बातें दोहराई जो सुबह वो सजाद के साथ कर चुका था। डॉक्टर ने गौर से इसकी बातें सुनी और सजाद से मुखातिब हुआ, मैं ज़रा इनसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो मिस्टर जैक, आपने बताया कि आपके साथ ये वाक़यात 4 दिन पहले रोनुमा होने शुरू हुए हैं। आप जहन पर जोर दें और बताएं कि कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ हो जो कि गैर मामूली नौइयत का हो। डॉक्टर सुहेब ने जैक के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। जैक किसी सोच में डूब गया और थोड़ी देर बाद बोला, हाँ, आज से 4 दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गया। इसका घर शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए मैं सजाद की गाड़ी ले गया था। वापसी पर मुझे देर हो गई थी, तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। मैं वहाँ रात इसलिए नहीं रुका कि अगर मैं रात रुक जाता तो सुबह दफ्तर से देर हो जाती और सजाद को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता, क्योंकि सजाद अपनी गाड़ी पर ही दफ्तर जाता था। इसलिए मैं आधी रात को वहाँ से निकल आया था। मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी कि अचानक सड़क के बाएं जानिब से कोई चीज़ निकली और मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि इसे बचा लूं, लेकिन मैं ब्रेक दबाने में देर कर चुका था। वो मेरी गाड़ी के टायर के नीचे आ चुकी थी। मैं गाड़ी की हेडलाइट्स जल्दी छोड़कर नीचे उतरा और देखा कि वो एक बिल्ली थी, स्याह बिल्ली। वो खून में लथपथ थी। गाड़ी के पहिए के नीचे आने की वजह से इसका निचला धड़ बुरी तरह से कुचल गया था। फिर भी इसकी सांसें चल रही थी और फिर इसके जिस्म को एक झटका लगा और वो ठंडी हो गई। बिल्ली के मरते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया बिल्ली के जिस्म से निकला हो और वो मुझ में सिरायत कर गया हो। लेकिन ये सब कुछ एक लम्हे के 1000वें हिस्से में हुआ था। मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन मुझे अनजाने खौफ ने घेर लिया था। मैं जल्दी से उठा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को इजलत में एक झटके से आगे बढ़ा दिया और इस दिन के बाद से मेरी ये हालत है। ये कहकर जैक चुप हो गया। डॉक्टर सुहेब गहरी सोच में डूब गया। देखो मिस्टर जैक, इस दिन का वाकया ही इस सारे चक्कर की बुनियाद है। बात यह है कि उस दिन का वाकया तुम्हारे लाशऊर पर अपना कब्जा जमा चुका है। इस वजह से तुम्हें डरावने ख्वाब भी नजर आते हैं और जागते में भी तुम अपने साये के साथ एक दूसरा साया देखते हो, यानी तुम्हारा शऊर और लाशऊर बैक वक्त बेदार रहते हैं। वैसे आम नॉर्मल इंसान का लाशऊर उस वक्त बेदार होता है जब उसका शऊर सोया हो, यानी जब इंसान सोता है तब इसका शऊर भी सो जाता है। ऐसे इंसान का लाशऊर बेदार होता है जिसमें इंसान ख्वाब भी देखता है, करवट भी बदलता है। तुम इसे बिल्कुल भी कुछ और ना समझो, बल्कि इसे सिर्फ अपने लाशऊर की पैदावार समझो। अब अगर ऐसा वैसा कुछ नजर आए तो इसकी तरफ ध्यान नहीं करना, और अगर कुछ महसूस हो तो अपने आप को किसी दूसरे काम में उलझा देना। फिलहाल तुम इतना ही करो और ठीक 3 दिन बाद मेरे पास आना। और हाँ, तुम अकेले रहते हो ना, और तुम्हारा दोस्त भी अकेला रहता है। तुम कुछ दिन अपने दोस्त के साथ घर में ही रहो। ये कहकर डॉक्टर सुहेब खामोश हो गया और जैक ने असबाद में सर हिला दिया। डॉक्टर सुहेब ने सजाद को अंदर बुलवाया और थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त उठकर चल दिए। इनके जाने के बाद डॉक्टर किसी गहरी सोच में पड़ गया। इसने बज़ाहिर तो जैक को तसल्ली दे दी थी, बल्कि इसने ठीक ही कहा था। अक्सर ऐसा ही हो जाता है, लेकिन न जाने क्यों इसका दिल नहीं मान रहा था। जैक की आंखों में अजीब सी चमक थी। ये चमक कैसी थी, क्यों थी, किस वजह से थी? डॉक्टर सुहेब जब जैक से गुफ्तगू कर रहा था तो कई बार इसने जैक की आंखों में गैर फितरी सी एक चमक देखी थी, लेकिन इसने जैक से इसका इजहार नहीं किया था क्योंकि डॉक्टर सुहेब इसका नफ्सियाती इलाज कर रहा था। बहरहाल जो कुछ भी था, डॉक्टर को इस हकीकत का असल राज मालूम नहीं था। क्यों, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सुहेब ने तुम्हें तुम्हारे मर्ज के बारे में बता दिया होगा। सजाद अपने घर के साथ गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतरते हुए बोला। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। जैक गाड़ी से उतरकर सजाद की बात का जवाब देने लगा कि अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी और इसने बढ़कर सजाद को पकड़ लिया। सजाद, ये देखो, वो दूसरा साया देखो, इसके साथ में फंदा। मैंने कहा था ना कि ये मेरा वहम नहीं है। जैक चिल्लाने लगा। सजाद ने नीचे इधर उधर देखा, मगर इसे कुछ नजर नहीं आया।
چلو جیک، کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ وہ جیک کو گھسیٹتا ہوا اندر فلیٹ میں لے گیا۔ وہ ایک انتہائی بھیانک تاریک رات تھی۔ موسم نے ایسا خوفناک رخ اختیار کر رکھا تھا کہ شام سے پہلے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتا تھا۔ کسی بھی ذی روح کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ قیامت خیز بارش اپنی پوری طاقت سے برس رہی تھی۔ کسی بھی گھر سے لائٹوں کی ایک معمولی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں بادلوں کی گرج ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے بہت سارے دیو بیک وقت چنگھاڑ رہے ہوں۔ آنکھوں کو چندیاں دینے والی بجلی چمکتی تو ایسے لگتا جیسے یہ ابھی سر پر آ گرے گی اور سب کچھ جلا ڈالے گی۔ اف خدایا، وقفے وقفے سے بجلی کی دل دہلا دینے والی اور ناقابل فراموش چمک سے پیدا ہونے والی آڑی ترچھی بل دربل روشنی کے اب دل و دماغ جیسے جسمانی قید و بند سے باہر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ پرشور چنگھاڑتی ہوئی طوفانی ہوائیں بھی جیسے پاگل ہو گئی ہوں۔ ان کی سنسناہٹ ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت سی بدروہیں بین کر رہی ہوں۔ جیک اس رات سجاد کے فلیٹ میں موجود تھا اور سجاد بھی اس کے ساتھ ہی تھا، لیکن پھر بھی جیک کو ایک انجانا خوف کسی ناگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ سجاد نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ سجاد، تمہیں کیسا لگ رہا ہے یہ موسم؟ جیک نے کانپتی آواز کے ساتھ پوچھا۔ بہت زبردست، کاش اس موسم میں کیتھی میرے ساتھ ہوتی، سجاد نے بھونڈے انداز میں کہا۔ دراصل وہ جیک کے خوف کو کم کرنا چاہتا تھا۔ ویسے یار جیک، تم تو بہت بزدل ہو گئے ہو۔ اچھے بھلے جوان آدمی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جیک نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ سجاد نے لائٹ آف کر دی اور وہ بھی اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے اور قیامت خیز طوفانی رات کہ کسی پہر اچانک دلخراش چیخوں کی آواز سن کر سجاد اٹھ بیٹھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جیک نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود اس کا گلا دبا رہا ہو۔ سجاد اپنے بیڈ سے کود کر جیک کے پلنگ کے پاس پہنچا۔ اسی لمحے جیک کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جیک کی تجہیز و تدفین کے تیسرے دن سجاد ڈاکٹر زہیب کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا عزیز ترین دوست اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ میں بے حد مصروف تھا، اس لیے تمہارے فون کرنے کے باوجود اس کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر نے ندامت کے ساتھ کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے 3 دن سے سخت پریشان ہوں، سجاد فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کی دوستی کتنی مضبوط تھی۔ دکھ تو ہوگا تمہیں، لیکن یہ بتاؤ یہ سب کچھ کس طرح ہو گیا؟ میرا مطلب ہے کہ ذرا تفصیل سے بتاؤ، ڈاکٹر نے اس کو کہا۔ سجاد کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہو، لیکن کچھ سوچ کر اس نے اس رات والا واقعہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ سجاد، تم بتا رہے تھے کہ مرنے سے پہلے جیک اپنا گلا کسی نظر نہ آنے والی طاقت سے چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گلے کو تھام رکھا تھا اور اس کی حالت سے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، جبکہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر زہیب نے سوالیہ نظروں سے سجاد کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس کی موت واقعی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سجاد کی بات سن کر ڈاکٹر سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا ذہن جیک کی موت کی وجہ کھوج رہا تھا۔ اس نے ذہن میں خاکہ بنانا شروع کر دیا۔ اس رات باہر شدید طوفان تھا، ماحول بھی خوفناک قسم کا تھا۔ اس وجہ سے جیک کے اندر کا خوف غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔ رات کو کسی پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا ذہن پوری طرح خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب بھی دیکھا ہو۔ اسی خوف کی وجہ سے اس کے لاشعور میں چھپا ہوا وہ سایہ جو کہ جیک پہلے کئی مرتبہ بھی دیکھ چکا تھا باہر آ گیا، یعنی دوبارہ اس کو نظر آ گیا۔
जैक ये महसूस कर रहा था कि वो साया इसका गला दबा रहा है और इसी खौफ की वजह से इसकी हरकत कल बंद हो गई। बस यही बात थी और मैं न जाने क्या समझ रहा था। डॉक्टर को अपने आप पर हंसी आई। सीधा साधा नफसियाती केस था। डॉक्टर ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। वो अपनी तरफ से मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोलता सजाद बोल पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं अपने सिलसिले में हाजिर हुआ था। दरअसल जब से जैक की मौत हुई है, इसके बाद मेरे साथ भी वही कुछ हो रहा है जो जैक के साथ हो रहा था। सजाद की बात डॉक्टर के लिए धमाका खेज साबित हुई। डॉक्टर ज़ुहैब, मुझे भी दो साए नज़र आते हैं, अपने और बिल्कुल इसी तरह जैसे जैक को बताए थे। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे मेरे अंदर किसी दूसरे वजूद का एहसास होता है। डॉक्टर, मैं क्या करूं? बताइए, क्या मैं जैक की तरह मर जाऊंगा? सजाद कुछ और भी कह रहा था, लेकिन डॉक्टर का दिमाग कहीं और भटक रहा था। बिल्ली का जैक की गाड़ी से टकराना, बिल्ली के मरते ही जैक को कोई साया अपने वजूद में दाखिल होता महसूस होना, फिर जैक की मौत के वक्त जैक के दोस्त यानी सजाद का वहाँ मौजूद होना, और सजाद के साथ हाँ जैक की आंखों की वो अजीब सी चमक भी तो थी। चमक का ख्याल आते ही डॉक्टर ज़ुहैब ने बेइख्तियार सजाद की आंखों से आंखें मिलाईं, जो इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वही बिल्कुल वही चमक सजाद की आंखों में भी मौजूद थी। उफ खुदाया! डॉक्टर ज़ुहैब ने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। इसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हो रहा था कि इतने में एक साया सजाद के वजूद से अलग हुआ, फिर डॉक्टर सजाद के दरमियान मुअल्लक हो गया और दोनों की नज़रें साए पर मरकूज हो गईं।